नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे और मैं हूं आलोक। आज हमारा एपिसोड 24 है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि असेट एलोकेशन क्या होता है और क्यों हमें अपना सारा पैसा एक जगह एक ही असेट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको जैसे मान के चलिए कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर खरीदने में लगा देंगे या एक ही कंपनी के म्यूचुअल फंड लेने में लगा देंगे? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन का कि हम किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो इसके कहने का मतलब होता है कि हाउ टू डिवाइड योर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन वेरियस असेट क्लासेस। तो यही है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। तो टॉपिक है हमारा डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और सारे अंडे एक ही टोकरी में क्यों नहीं रखने चाहिए। हमारे वीडियो का आज का मैसेज है कि डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस होता है वो रिटर्न को मैक्सिमाइज करना तो होता ही होता है कि किस तरीके से हम हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न मैक्सिमाइज करें, लेकिन साथ साथ हमारे को जो रिस्क होता है, मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट डूब जाने का खतरा, उस रिस्क को भी बैलेंस करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन का मेन मैसेज, मेन पर्पस होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है, डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, और जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या गलतियां करते हैं जब अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आपके पास जो भी सेविंग्स है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में फैलाना, ताकि आपका रिस्क बैलेंस रहे और आपके रिटर्न के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं करे, उसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक डाइवर्सिफिकेशन, आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, स्टॉक्स में, तो वो ये बताता है कि आपको किस तरीके की कंपनी के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, किस सेक्टर के स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो जब डाइवर्सिफिकेशन होगा तो ये रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है। रिटर्न तो मैक्सिमाइज होते ही हैं, ऑप्टिमाइज होते ही हैं, बट रिस्क इसमें ज्यादा कंट्रोल होता है ताकि आप बेहतर रिटर्न पा सकें। तो मैसेज यही है कि सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। वो हम देखते हैं किस लिए। यहां पे मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि एक बास्केट में 5 अंडे हैं और एक टोकरी में रखे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर ये टोकरी जमीन पे गिर जाती है, तो क्योंकि उस टोकरी में सारे 5 अंडे रखे हुए हैं, सारे ही टूट जाएंगे। टोटल 5 अंडे टूटने का आपको सारा लॉस हो जाएगा। वहीं मैंने एक दूसरी बास्केट बनाई है, तीसरी बास्केट बनाई है, चौथी बास्केट बनाई है। एक बास्केट में 2 अंडे रखे, तीसरी में 2 अंडे रखे और चौथी में 1 अंडे रखे। तो अलग अलग टोकरियों में हमने अंडों को जमा दिया है। अब मान के चलिए कि एक अगर टोकरी गिर जाती है तो आपको नुकसान कितना होगा? 2 ही अंडों का नुकसान होगा, 2 ही अंडे टूटेंगे। या दो टोकरी गिर जाती है तो 2 अंडे टूटेंगे और 1 अंडा और टूट जाएगा, तो 2 फिर भी बच जाएंगे। तो इसलिए आप टोटल लॉस से बच जाएंगे और बाकी के अंडे सुरक्षित रहेंगे। और यही डाइवर्सिफिकेशन का मेन प्रिंसिपल होता है, मेन फोकस होता है, मेन पर्पस होता है कि बचे हुए इन्वेस्टमेंट को दूसरे इन्वेस्टमेंट की रिस्क से बचाना, ताकि आपका जो रिटर्न रहे वो ऑप्टिमाइज रहे। तो आप देख सकते हैं कि एक में 5 की 5 टूट जाएंगे और एक में फिर भी कुछ बच जाएगा, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई करके 2 3 4 अलग अलग टोकरियां बना ली हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन होता है। असेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, असेट एलोकेशन में हमने जैसे पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि असेट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे शेयर्स हुआ। डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बैंक एफडी हुई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस आप कैश में पैसा रख सकते हो, जैसे कैश एट होम रखा या बैंक अकाउंट के अंदर आपने कैश रख लिया। तो ये हो गया आपके पास असेट एलोकेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट हैं, किसमें कितना आपने एलोकेशन किया हुआ है वो आपका असेट एलोकेशन हो गया। जैसे आपने बोला इक्विटी मेरे को 40% चाहिए, डेट 40% चाहिए, गोल्ड में मुझे 10% रखना है और कैश मुझे 10% रखना है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन एक असेट क्लास के अंदर भी अपने निवेश को स्प्रेड करना। इक्विटी में जैसे आपने बोला कि मैं 40% इक्विटी में रखूंगा और आप ये बोलते हो कि मुझे टोटल 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 40% के हिसाब से आपको 4 लाख रुपए का इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, यानी स्टॉक मार्केट में। तो हो सकता है कि आप कुछ आईटी कंपनी के स्टॉक्स लें,
एक 10%, अनदर 10% आप बैंकिंग एंड रिटेल सेगमेंट के लें, अनदर 10% आप एफएमसीजी कंपनी के लें, अनदर 10% आप डिफेंस सेक्टर के लें। तो एक असेट क्लास, तो इक्विटी एक असेट क्लास हो गई जिसमें 40% आपने लेटर से मान के चला, तो उस 4 लाख रुपए को आपने इस तरीके से डिफरेंट असेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो असेट एलोकेशन क्या होता है? पोर्टफोलियो लेवल की स्ट्रेटेजी होती है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं कि किस असेट में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर प्ले कर रहा होता है कि जब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिफरेंट असेट क्लास में। वही डाइवर्सिफिकेशन असेट लेवल, इक्विटी में या डेट में, गोल्ड में या कैश में, वहां पे असेट के लेवल पे आ जाएगा कि उस असेट में आप किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये होता है ब्रॉड डिफरेंस कि एक पोर्टफोलियो लेवल पे काम कर रहा होता है, दूसरा असेट लेवल पे काम कर रहा होता है। वही एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि जैसे आपने इक्विटी के लिए 50% एलोकेशन अगर तय किया है, तो डाइवर्सिफिकेशन ये तय करेगा कि वो 50% किन अलग अलग कंपनीज में, किन अलग अलग सेक्टर्स में, किन अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में आप फैलाएंगे, आप स्प्रेड करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की मदद से। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसे अभी अंडे की टोकरी वाले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर एक ही इन्वेस्टमेंट हुआ और वो अगर एक इन्वेस्टमेंट पूरा खराब हो गया तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट करेगा। पांचों की पांचों अंडे, टोकरी नीचे गिर गई, टूट गई, टोटल लॉस या रिटर्न मिनिमम हो जाएगा अगर एक ही इन्वेस्टमेंट होगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में टोकरी 2, 3, 4 हैं, इंपैक्ट जो होगा वो पॉसिबली लिमिटेड हो जाएगा। जैसे 2 अंडे की टोकरी गिरी है 5 में से, तो 2 ही टूटेंगे, बाकी 3 सेफ रहेंगे। तो रिस्क इससे मैनेज हो गया है, आपका 100% लॉस नहीं होगा। तो आपने इससे क्या किया है कि अपने रिस्क को मैनेज कर लिया। तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली रिस्क को स्प्रेड कर देता है और आपको अगर मार्केट गिरता है, अगर लॉस होने की संभावना होती है, तो कई हद तक सीमित हो जाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन का केवल एक ही मैं कहता हूं कि बेनिफिट नहीं होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, इवन जो डाइवर्सिफिकेशन वो होता है, वो भी सुरक्षा की टोटल गारंटी नहीं देता है। ये केवल एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। वैसे मार्केट में आप निवेश कर रहे हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप निवेश कर रहे हो, तो रिस्क तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, असेट एलोकेशन में रिस्क बिल्कुल जीरो नहीं होता है, बट हाँ रिस्क मिनिमम हो जाएगा। तो नुकसान की गारंटी तो डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करता है, लेकिन नुकसान आपको लिमिटेड कर देगा, ये इंश्योर कर सकता है। कैसे करेगा? कंसंट्रेशन रिस्क को कम कर देगा। एक बास्केट में 5 अंडे थे, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, और वहीं एक बास्केट में 2, एक बास्केट में 2 और एक बास्केट में 1, तो जो रिस्क थी इन्वेस्टमेंट की वो कंसंट्रेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? अगर एक जगह इंपैक्ट होगा तो वो दूसरी जगह आपको सेव कर लेगा, वो इंपैक्ट प्रोपेगेट नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी होती है। एक एग्जांपल देखते हैं। 10 लाख रुपए हैं, कभी भी एक कंपनी में मत डालिए, पूरा हाई कंसंट्रेशन रिस्क रहता है। अगर एक कंपनी में डालेंगे और इन्वेस्टमेंट के बाद उसी कंपनी का शेयर 20-25% डाउनवर्ड करेक्ट हो गया, तो टोटल लॉस आपका 10 लाख रुपए पे हो जाएगा। अब वहीं दूसरे एग्जांपल में 10 लाख रुपया है, आपने कंपनी ए के शेयर खरीदे, कंपनी बी के शेयर खरीदे, कंपनी सी के शेयर खरीदे, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, कुछ गोल्ड में डाला, कुछ कैश में डाला। तो इस तरीके से आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। अगर कंपनी ए नहीं चली तो बी, सी, डेट, गोल्ड ये चल जाएगा, बी नहीं चले दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कितनी एक सेफ अप्रोच है कि अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट होता है तो लिमिटेडली उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा, पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट नहीं करेगा, जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन एग्जांपल में बताया है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हर जगह थोड़ा 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 पैसा लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट की चाल नीचे हुई तो आप रिटर्न ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, रिस्क को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो कहने का टोटल मतलब ये होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा ऑपरेट करता रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन कहां कहां किया जा सकता है? अलग अलग असेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन है, इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है, कैश है, इसमें हो सकता है। फिर उन्हीं एसेट क्लासेस में डिफरेंट अलग अलग कंपनीज में कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, इनमें कर सकते हैं। फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, एरोस्पेस हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो गई, पीएसयू कंपनीज हो गई, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई। सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, बैंकिंग हो गया। अच्छा, फिर डिफरेंट अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो कंपनी की वैल्यू के हिसाब से डिफाइंड होता है।
डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हो सकता है, अलग अलग ज्योग्राफिकल मार्केट्स में भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना हो या ओवरसीज स्टॉक्स परचेज करने हो तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द कंपनी, इट इज अबाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये बोलते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर सिमिलर कंपनीज हैं, जैसे पीएसयूज हैं, दो पीएसयू हैं, जैसे एक हो गया एचपीसीएल, एक हो गया आईओसीएल, तो ये सेम सेक्टर की दोनों सिमिलर सी कंपनीज हैं। अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये डाइवर्सिफाइड नहीं कहलाएगा, बिकॉज दोनों ऑयल सेक्टर की कंपनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने एक सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया और एक मैन्युफैक्चरिंग में किया, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये आपने देखा कि कितने अलग अलग लेवल पे काम करता है, कि असेट लेवल अलग है, कंपनी लेवल अलग है, कैपिटलाइजेशन अलग है, इंडस्ट्री अलग है, ज्योग्राफिकल मार्केट अलग है। तो ये कई लेवल के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो फंडामेंटल डाइवर्सिफिकेशन तो जैसे इक्विटी का हमने एग्जांपल लेकर के बोला कि भाई आपने डिफरेंट शेयर खरीद लिए, बट यहाँ पे काफी लेवल पे हम लोग डाइवर्सिफिकेशन अपने फंड्स का कर सकते हैं टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन रिस्क एंड ऑप्टिमाइज अवर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। ओवर डाइवर्सिफिकेशन एंड अंडर डाइवर्सिफिकेशन, बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन या जीरो डाइवर्सिफिकेशन भी लाभकारी नहीं है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया वो भी लाभकारी नहीं है। तो इसलिए हमेशा एक बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो इसको कैसे समझेंगे? अगर आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज हो जाएंगी, उनको ट्रैक करना, उनको मैनेज करना काफी कठिन होता है। आप अगर मैं ये कहूं कि आपने 30, 35, 40 जगह डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है, तो आप ये सोचिए कि आप उनको मैनेज कैसे करेंगे और ट्रैक कैसे करेंगे अपने लिमिटेड टाइम में। क्योंकि आप कोई भी आदमी ये जो इन्वेस्टमेंट करता है, अगर जॉब कर रहा है, अगर उसका ये फुल टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर उसका फुल टाइम काम नहीं है, तो आप दिन भर तो स्टॉक मार्केट, दिन भर तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करोगे नहीं। तो ये सोचिए कि अगर बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो आप ट्रैक करके मैनेज कैसे करोगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैनेज भी नहीं करोगे तो भी आप अपने पोर्टफोलियो का ऑप्टिमाइज रिटर्न नहीं ले सकते हैं। तो रिस्क को मैनेज करना, ये देखना होता है कि आपने राइट बैलेंस में अपने जो भी फंड को इन्वेस्टमेंट किया है उसका राइट बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको फटीग जनरेट हो जाएगा। मैनेज कैसे करोगे? अच्छा, मैं बोलता हूं कि आप 25 कंपनियों को, 30 कंपनियों को कैसे मैनेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो लिमिटेड ही होती है हर चीज, लिमिटेड से ही आपको ऑप्टिमम रिजल्ट लेना होता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। दो दोस्त हैं, रोहित और विवेक, दोनों ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। रोहित ने एक ही कंपनी के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहीं विवेक ने उसको डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग फंड्स लिए, अलग अलग असेट क्लासेस में अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन किया। मार्केट नीचे हुआ, रोहित घबरा जाएगा, क्यों? उसने 5 लाख रुपए सब एक जगह डाल दिए हैं, तो लॉस या जो कैपिटल लॉस का परसेंटेज होगा वो काफी हाई होगा। बट रोहित के पोर्टफोलियो पे असर कम पड़ेगा क्योंकि उसने काफी कंपैरेटिवली स्प्रेड किया हुआ है। तो इस एग्जांपल से हमने समझा है कि किस तरीके से स्प्रेड करने से हम लोग कंसंट्रेशन रिस्क को स्प्रेड करके अपने पोर्टफोलियो रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बाउंड्रीज क्या है? ये रिस्क कम करने में मदद करता है डेफिनेटली, बिकॉज इन्वेस्टमेंट स्प्रेडेड है। इमोशनल डिसीजन नहीं है, बिकॉज हर तरीके के सेक्टर, हर तरीके की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और पोर्टफोलियो ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। ये कुछ विशेषताएं हैं और कुछ बाउंड्रीज हैं। वापस से मैं बोलता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन गारंटीड प्रॉफिट की राह नहीं है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो मार्केट रिस्क को खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, उसको मिनिमाइज करने का, उसको इम्पैक्ट को कम करने में जरूर मदद करेगा, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो में रिटर्न है वो ऑप्टिमाइज रिटर्न मिले आपको और रिस्क कम हो। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपली रिस्क को मैनेज करेगा, बट उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, और किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, आज अपने इन्वेस्टमेंट की आप एक लिस्ट बना लीजिए और ये देख लीजिए कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही कंपनी या एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है, या आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। क्या आपका पोर्टफोलियो अप्रोप्रिएटली डाइवर्सिफाइड है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है? तो आप ये सब लिख करके, एनालाइज करके, चेक करके अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं निवेश करने के लिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय जरूर बताइए कि आप उसको किस तरीके के इन्वेस्टमेंट असेट क्लास में और किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाने में यूज करेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि
अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो चुनना ही चुनना है, बट डाइवर्सिफिकेशन की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को, रिटर्न के रिस्क को कम करना भी हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जिनका फुल टाइम ये काम होता है, या फंड मैनेजर्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मार्केट को वॉच करते रहते हैं, मार्केट की मूवमेंट को स्टडी करते रहते हैं, कंपनी की एनालिसिस करते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक कब जाएगा, कब अप जाएगा, कब डाउन जाएगा, या भविष्य में उसका डायरेक्शन क्या होगा। प्लस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा कि आईटी बूम आएगा। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ये सब कुछ चीजें ट्रैक करते रहते हैं हमेशा, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम लाभ ले सकें। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, क्यों कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैश में कन्वर्ट होने के लिए तुरंत रेडी रहते हैं या तुरंत एक्सेसिबल होते हैं। बिकॉज लिक्विडिटी भी फिनेंशियल फंडामेंटल का एक खास एलिमेंट है, बिकॉज लिक्विडिटी की मदद से ही आपको इमीडिएटली कैश मिलेगा, या आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको यूज हो सकता है। वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो इसका मैं प्रीव्यू दे देता हूं कि लिक्विडिटी में हम क्या क्या करने वाले हैं, कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, एंड वाई एवरी पोर्टफोलियो शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने बिना लिक्विड वाले या इलिक्विड फंड में करने के लिए। तो ये तमाम तरीके की जानकारी हम आने वाले वीडियो लिक्विडिटी के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे हमने महत्वपूर्ण बात जानी है कि हर आदमी की चाह होती है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसको मैक्सिमाइज रिटर्न दे, मैक्सिमम रिटर्न दे। तो मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए केवल ये संभावना तलाशनी होती है कि पैसा डूब ना जाए, और उस पैसे को डूब ना जाए तो रिस्क को कंट्रोल करना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट में जो मार्केट के साथ एसोसिएटेड होता है। और उसी रिस्क को कम करने के लिए आज हमने महत्वपूर्ण जानकारी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके की जानकारी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लिक्विडिटी की जानकारी के लेकर के लिए। तब तक आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या नहीं। धन्यवाद।